लगातार जिस प्रकार देखें कि झारखंड के भीतर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। हाल ही में हजारीबाग घटना हुआ है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। आज झारखंड और झारखंड के शासन के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से वहाँ पे अपराधी तत्व बिल्कुल भयमुक्त होकर के एक प्रकार से उन्हें शासन का कोई भय नहीं है। हेमंत सोरेन जी को सरकार तो वास्तव में चलानी नहीं है, वहां तो सरकार ऑफिसर चला रहे हैं और वसूली का काम चल रहा है। उस वसूली का हिसाब किताब रखना केवल सरकार का काम रह गया है। पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस काम क्यों नहीं करना चाहती है? मैंने बताया ना कि शासन में बैठे लोगों का अगर इच्छा शक्ति का अभाव होगा, अगर उनकी प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर, नागरिक सुरक्षा नहीं होगी, तो धीरे धीरे करके इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाएंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट एक धर्मांतरण पर एक बड़ा फैसला दिया है। जो लोग भी मुस्लिम में, ईसाई धर्म में जाते हैं, इसी का लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय धर्मों के अलावा बाहर से आए किसी भी धर्म को अगर स्वीकार करता है, यानी वो अगर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है, ईसाइयत को स्वीकार कर लेता है, तो वो फिर शेड्यूल कास्ट नहीं रह जाता। और जहां तक आदिवासी समाज की आपने बात कही, इस देश में धर्मांतरण ने इस देश के आदिवासी समाज का जितना नुकसान किया है उतना और किसी ने नहीं किया है। झारखंड में पैसा एक्ट लागू करने को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, पेशा कानून 1996 में आया। अब उसकी नियमावली बना करके अपने राज्य में इसको लागू करने का विषय था। इस नियमावली में जो झारखंड सरकार ने लागू की है, उसमें इन बातों को गोलमोल करके गौण कर दिया गया और कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से रास्ता बना दिया गया कि इसमें वैसे लोग भी ग्राम सभा के अध्यक्ष बन जाएं जिन्होंने वर्षों पहले धर्मांतरण कर लिया था। जिस तरह से झारखंड का गठन हुआ, आज इतने साल बीत चुके हैं, आखिर झारखंड आज भी क्यों अति पिछड़े राज्यों में आता है? देखिए, झारखंड पिछड़ा राज्य नहीं है, झारखंड तो एक अमीर राज्य है। वहाँ के लोग पिछड़े हैं, लोग गरीब हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ झारखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सर, सबसे पहले तो सोशल संवाद आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से सोशल संवाद के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। सर, लगातार जिस प्रकार देखें कि झारखंड के भीतर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में हजारीबाग घटना हुआ है, बहुत ही दर्दनाक घटना है हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हजारीबाग में जो घटना घटी है उसने संपूर्ण मानवता को शर्मसार किया है। और आज झारखंड और झारखंड के शासन के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से वहाँ पे अपराधी तत्व बिल्कुल भयमुक्त होकर के एक प्रकार से उन्हें शासन का कोई भय नहीं है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस प्रकार की घटना को बड़े आराम से अंजाम दे करके और खुले में घूम रहे हैं। और ये कोई नई घटना नहीं है। आप देखिए, जब ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में आई थी और आने के साथ साथ ही चाईबासा में जिस प्रकार से आदिवासियों के गला काट करके उनकी हत्या की गई थी, उस समय से जो ये घटना प्रारंभ हुई हैं, रोज इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। आदिवासी महिलाओं, गरीब महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई हैं, हत्याएं आम हो गई हैं, अपराध चरम पे है। और सत्ता में बैठे हुए लोग बिल्कुल अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति खो चुके हैं। कोई भी प्रशासन तब काम करता है जब उसके पीछे शासन करने वालों का पॉलिटिकल विल पावर होता है। उनकी इच्छा शक्ति होती है कि हम अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। आप उदाहरण देखिए उत्तर प्रदेश का।
किस स्थिति में उत्तर प्रदेश आ गया था। पूरे देश में उत्तर प्रदेश अपने माफिया राज के लिए जाना जाता था। और जैसे ही वहाँ योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर के बल पे तय किया कि हम इस राज्य का परिदृश्य बदल देंगे। और आज देखिए पूरे देश में उसी उत्तर प्रदेश का, जिसका उदाहरण पहले माफिया राज के लिए दिया जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश का उदाहरण वहां के शांत वातावरण, सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार कानून का राज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने स्थापित किया है, वैसा करने में झारखंड सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। क्योंकि हेमंत सोरेन जी को सरकार तो वास्तव में चलानी नहीं है, वहां तो सरकार ऑफिसर चला रहे हैं और वसूली का काम चल रहा है। उस वसूली का हिसाब किताब रखना केवल सरकार का काम रह गया है। तो इस प्रकार का भाव लेकर के चलाने वाली सरकार लॉ एंड ऑर्डर और अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा को कभी प्राथमिकता में नहीं रह सकती। उनकी प्राथमिकता में तो राज्य की लूट है, वहां की संपदा का लूट है, वहां की खनिज संपदा का लूट है। कोयला तस्करी करना है, बालू तस्करी करना है, उसका नेटवर्क चलाना है, उसका सिंडिकेट बना करके उसका पैसा वसूली करना है। तो पूरी सरकार उसी में लगी रहती है। तो इस प्रकार की घटनाएं खूब आराम से घट जाती हैं और बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतर करके इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का जिम्मा लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कल कहा है कि भाई 2 दिन का समय देते हैं, अगर 2 दिन में अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो 3 अप्रैल को पूरा झारखंड हम ठप कर देंगे, बंद कर देंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो कार्रवाई करे। क्या लगता है सर, आखिर पुलिसिया जो कार्रवाई है, पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस काम क्यों नहीं करना चाहती है? मैंने बताया ना कि शासन में बैठे लोगों का अगर इच्छा शक्ति का अभाव होगा, अगर उनकी प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर, नागरिक सुरक्षा नहीं होगी, तो धीरे धीरे करके इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाएंगी। यहाँ पुलिस को अपराधी तत्वों पे लगाम लगाने की जगह, निगरानी का एक वातावरण बनाने की जगह, एक सर्विलेंस का सिस्टम डेवलप करने की जगह, पुलिस की सारी ऊर्जा बस बालू और कोयला के तस्करी में लगे लोगों से पैसा वसूलने में है। पूरे समय पुलिस प्रशासन इसी में परेशान रहता है। तो वो इन चीजों को कहां से ठीक कर पाएगा? तो जब तक शासन में बैठे लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, वो एक पॉलिटिकल विल पावर नहीं दिखाएंगे कि हमको ठीक करना है, तब तक ये नहीं होगा। और हमें नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। सर, झारखंड सरकार का केंद्र पर हमेशा आरोप रहता है कि विकास में भेदभाव को लेकर, और जो है कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है। आप सांसद होने के नाते क्या मानते हैं? देखिए, ये एकदम से निराधार और बचकानी बातें हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 में, आप तब से राज्यों को मिलने वाली राशियों का आंकड़ा देखिए, और 2014 से पहले जो राशियां दी जाती थी यूपीए सरकार के समय, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। बहुत बड़ी राशि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके द्वारा चलाई जा रही हर योजना के लिए उपलब्ध कराई जाती है, और बड़ी संख्या में गैर भाजपा शासित राज्य भी इसका लाभ उठा रहे हैं। झारखंड सरकार के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो जो पैसा मिलता है केंद्र सरकार से, उसका हिसाब किताब नहीं रखती, उसको खर्च नहीं करती, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक वो केंद्र सरकार को समय पे नहीं भेज पाते हैं, और हल्ला मचाते हैं कि केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछले 12 वर्षों में जितना पैसा झारखंड सरकार को केंद्र सरकार ने दिया है, वो आंकड़े देखने के बाद कोई भी व्यक्ति उनके इस आरोप को केवल एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहेगा। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट एक धर्मांतरण पर एक बड़ा फैसला दिया है। जो लोग भी मुस्लिम में, ईसाई धर्म में जाते हैं, एससी का लाभ नहीं मिलेगा। क्या झारखंड में आप लोग धर्मांतरण के मुद्दे उठाते रहे हैं? वहाँ जो धर्मांतरण हुआ है उसे आदिवासियों का लाभ नहीं मिलना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि धर्मांतरण के नुकसान क्या हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ा। देखिए, धर्मांतरण का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति अपने और अपने समाज की, अपने परिवार की सामाजिक धार्मिक पहचान को खो देता है। संवैधानिक प्रावधान पहले से ही है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर भारतीय धर्मों के अलावा बाहर से आए किसी भी धर्म को अगर स्वीकार करता है, यानी वो अगर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है, ईसाइयत को स्वीकार कर लेता है, तो वो फिर शेड्यूल कास्ट नहीं रह जाता। शेड्यूल कास्ट की अवधारणा, अनुसूचित जाति की अवधारणा सिर्फ हिंदू धर्म के सिस्टम के अनुरूप ही है। तो जैसे ही वो उससे बाहर निकल जाता है तो स्वतः वो लाभ पाने का अधिकार खो देता है। तो उसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा है। और जहां तक आदिवासी समाज की आपने बात कही, इस देश में धर्मांतरण ने इस देश के आदिवासी समाज का जितना नुकसान किया है उतना और किसी ने नहीं किया है। धर्मांतरित आदिवासी न केवल अपनी सामाजिक और धार्मिक पहचान खो देता है, न केवल वो अपने रीति रिवाज पर्व त्योहार से कट जाता है, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ करके अपने ही उन आदिवासी भाइयों का, जिन्होंने अभी तक अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया है, जो आज भी अपने पुरखों के धर्म को, अपने पुरखों के धर्म को मानते हैं, उनका शत्रु बन जाता है। उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। उनको कहता है कि तुम लोग सभ्य नहीं हुए हो, तुम अपने धर्म में रह करके तुम कभी भी सभ्य नहीं माने जाओगे। इस प्रकार का वो उसे नीचा दिखाने का काम करता है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। एक धर्मांतरित आदिवासी सबसे पहले अपने ही आदिवासी समाज का शत्रु बन जाता है, उन लोगों का जो आज भी अपने पुरखों के धर्म का पालन करते हैं। तो धर्मांतरण एक भयावह समस्या है जो पूरी तरीके से आदिवासी समाज की संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, उनकी रूढ़िवादी धार्मिक परंपराओं सब पर आघात करता है। झारखंड में पैसा एक्ट लागू करने को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, पेशा कानून 1996 में आया। अब उसकी नियमावली बना करके अपने राज्य में इसको लागू करने का विषय था। बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी राज्य में, उसने नियमावली बना करके इसको लागू करने का प्रयास किया। तो ईसाई समाज के लोग और चर्च के द्वारा प्रायोजित कुछ एक्टिविस्ट कोर्ट चले गए, मामला कोर्ट में चला गया और ये लंबित रहा। बाद में 2018 में इस पे निर्णय आया कोर्ट का कि भाई पेशा कानून को हूबहू उसी रूप में लागू किया जाए जिस रूप में केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाया है, नियमावली बनाई जाए। रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पेशा कानून को लागू करने के लिए नियमावली बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसी बीच में 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से चली गई। अब वहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई। तुरंत इनको पेशा नियमावली बना करके इसे लागू कर देना चाहिए था, लेकिन ये केवल चर्च और ईसाई समाज के दबाव में इसको लागू करने से कतराते रहे और लगातार इसको टाल मटोल की नीति के तहत लटकाए रखा। बाद में कोर्ट ने दोबारा डंडा चलाया। भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतर करके इसके लिए आंदोलन की, दबाव बनाया सरकार पे, तो सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने एक नियमावली बना करके इसको राज्य में लागू करने का काम किया। लेकिन उस नियमावली को लेकर के आदिवासी समाज में भारी आक्रोश और असंतोष है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ पेशा कानून लाया गया था कि ग्राम सभा का प्रबंधन, ग्राम सभा का शासन पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था के तहत ही होगा और जो व्यक्ति रूढ़िवादी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करता है वही व्यक्ति ग्राम सभा का अध्यक्ष बनेगा, ताकि आदिवासियों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का पालन सुनिश्चित करवाया जा सके। इस
नियमावली में जो झारखंड सरकार में ने लागू की है, उसमें इन बातों को गोलमोल करके गौण कर दिया गया और कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से रास्ता बना दिया गया कि इसमें वैसे लोग भी ग्राम सभा के अध्यक्ष बन जाएं जिन्होंने वर्षों पहले धर्मांतरण कर लिया था, अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जो छोड़ चुके थे, जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके थे, वो भी इसमें आ जाए। इसका भारी आक्रोश और भारी विरोध हो रहा है क्योंकि ये पेशा एक्ट 1996 के मूल भावना, उसकी धारा 4 क के भाव के विरुद्ध है। तो कुल मिलाकर के पेशा नियमावली लागू की गई झारखंड में, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। उसमें आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू करने की जगह उसमें घालमेल करने की एक योजना बना करके इसको लाए हैं, जिससे वहाँ का आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से झारखंड का गठन हुआ, आज इतने साल बीत चुके हैं, आखिर झारखंड आज भी क्यों अति पिछड़े राज्यों में आता है? देखिए, झारखंड पिछड़ा राज्य नहीं है, झारखंड तो एक अमीर राज्य है। वहाँ के लोग पिछड़े हैं, लोग गरीब हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से आर्थिक प्रबंधन होना चाहिए था, जिस प्रकार से टूरिज्म का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लगातार 2014 से पहले वहाँ राजनीतिक स्थिरता रही, कोई भी सरकार लंबे समय तक नहीं रही, किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया और उस समय झारखंड ट्रैक पे लौटा। झारखंड की ख्याति बढ़ी, झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, झारखंड में पर्यटन का विकास होना प्रारंभ हुआ। कई झारखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राजकीय मेला और राजकीय त्यौहार का दर्जा देकर के पर्यटक को आकर्षित करने का एक बड़ी योजना बनी। चाहे देवघर का मेला हो, चाहे लुगुबुरु घंटाबाड़ी में संथाल समाज का मेला हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन दुर्भाग्य से 2019 में हमारी सरकार चली गई और उसके बाद से जो सरकार पिछले 6-7 वर्षों से वहां पर है, उसने फिर से झारखंड को उसी गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया जहां वो पहले था। अब ये जो सरकार वर्तमान में वहां शासन कर रही है, उसकी प्राथमिकता में वहां की जनता नहीं है। इस सरकार की प्राथमिकता में वहां की जनता नहीं है, इस सरकार की प्राथमिकता में वहां की संपदा की लूट है, वहां की संपदा को लूट करने में लगी हुई है। सारे लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, ब्लॉक से लेकर के, थाना से लेकर के और ऊपर तक सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चाहे राजस्व विभाग का मामला हो, चाहे प्रशासनिक विषय हो, हर जगह कहीं भी जाइए, बिना पैसा दिए आपका काम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का एक वातावरण बना दिया, ऐसे में विकास कैसे होगा, ऐसे जनता का कल्याण कैसे होगा? बच्चों को पेंशन नहीं मिल रहा है, आप बताइए। बच्चों को पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सारा पैसा मैया सम्मान योजना में डाल दिया जा रहा है। जो संवेदक हैं वो राज्य सरकार के टेंडर लेते हैं, काम करते हैं, विकास का कार्य करते हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो एक फिनेंशियल फेलियर की स्थिति में सरकार ने वहाँ झारखंड को डाल दिया है और वर्तमान सरकार के रहते झारखंड का भविष्य अंधकार में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ माननीय सांसद, इन्होंने हमसे बात की झारखंड के मुद्दे को लेकर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।